हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का 3 अंकों वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चंस अभी कराएंगे सारे एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो ये सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छा से आप समझ लीजिएगा। हम आपको इतना आसान तरीके से ये सब क्वेश्चन समझा देंगे बच्चों कि आप एक बार इसे समझ जाइएगा तो फिर आपको इसे रटने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा। और जितना क्वेश्चन सभी हम आपको कराएंगे सभी को आप अच्छा से कर लेते हैं बच्चों, तो 3 अंक वाला एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने मित्रों में बच्चों शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी कि वाहनों में देखे होंगे बच्चों कि क्या रहता है कि एक आईना इस तरह से लगा हुआ रहता है, ठीक है। बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, सभी में दर्पण एक लगा हुआ होता है, आईना, ठीक है। तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो उत्तल दर्पण ही क्यों लगा रहता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इसलिए उसके बाद तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। यानी कि उत्तल दर्पण जो होता है बच्चों, छोटा होता है, आईना इस तरह से छोटा रहता है, लेकिन वो अपने पीछे का बहुत बड़ा एरिया को कैप्चर करता है, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मुख्य कारण यही है उत्तल दर्पण का यूज़ करने का कि वो बहुत बड़ा एरिया को जो है कैच करता है, दिखाता है पीछे पीछे का सारा एरिया को, जिससे कि ड्राइवर को बहुत अच्छा से पीछे का एरिया दिखता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है हर बार 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर संभावना है कि इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए इसे एकदम बहुत ही आसानी से समझ लीजिए। तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हवा की परतें का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश, यानी कि तारों से जो प्रकाश निकलती है उसका वायुमंडलीय घनत्व, यानी कि हवा का जो घनत्व होता है बच्चों, कहीं पर कम मोटा होता है तो कहीं पर ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। पर अपवर्तन होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित, जहाँ पर घनत्व कम होता है तो वहाँ पर कम विचलित होता है, और जहाँ पर घनत्व ज़्यादा होता है, हवा का घनत्व ज़्यादा मोटा होता है तो वहाँ पर अधिक विचलित होता है, ठीक है। कम जब होता है तो वहाँ का लाइट ज़्यादा होता है, और अधिक विचलित जब होता है तो वहाँ पर लाइट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। इससे आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है, ठीक है। इससे आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है तो कभी अधिक पहुँचता है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसानी से हम आपको समझा दिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। सूर्य जब उगता है बच्चों या फिर जब डूबता है उस समय क्या होता है, लाल दिखाई देता है, रक्ताभ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उगने का समय बोल रहा है, सूर्य उदय। जब आपसे पूछेगा सूर्य उदय या फिर सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। तो दोनों का आंसर एक ही लिखना है हमें। प्रकाश के परिकिरणन के कारण सूर्य उदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, सूर्य के परिकिरणन के कारण, ठीक है। सूर्य उदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अधिक मोटी परतों से गुजरती है, ठीक है। वायुमंडल का अधिक मोटा परत बना होता है बच्चों पृथ्वी के चारों ओर, उससे सूर्य का प्रकाश गुजरता है, जिससे अधिक कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग का अत्यधिक परिकिरणन हो जाता है, ठीक है। नीला रंग हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, वायुमंडल में ही फंस कर रह जाता है। इसे आसान भाषा में समझिए, अधिक तरंगदैर्घ्य वाला लाल रंग का परिकिरणन बहुत कम होता है। लाल रंग का जो परिकिरणन है बच्चों उस बहुत कम होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आंखों तक केवल लाल रंग
पहुंचता है, अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। यही कारण है बच्चों। ठीक है, बाकी रंगों का जो होता है, नीला रंग और भी जो रंग होता है, उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए वो हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। तो ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि वायुमंडल का मोटा परत होता है पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है बच्चों जो धारा यानी कि जिसमें विद्युत करंट पास होता है, वह प्रवाह में रुकावट डालता है। प्रतिरोध जो होता है बच्चों, वो धारा का जो यानी बिजली में चलता है जिस तार पर, उसमें रुकावट डालता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो हर जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर लोहा का अगर तार रहेगा तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है, उसमें करंट धीरे गति से पास होगा। ठीक है, अगर अल्मुनिया का रहेगा तो उसमें ज़्यादा तेज से पास होगा लोहा के तुलना में, और अगर कॉपर का रहेगा तो अल्मुनिया और लोहा के तुलना में करंट जो है ज़्यादा तेज़ी से पास होगा। ठीक है, और करंट जो है बच्चों सबसे ज़्यादा तेज पास होता है चांदी के तार में। तो चांदी का प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा कम होता है और लोहा इस सब का बहुत ज़्यादा होता है। तो उस सब में जो है करंट जो है बहुत धीरे धीरे पास होता है, क्योंकि रुकावट आता है उसमें, तो वो पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे यहाँ पे लिखता है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन सी बातें हैं? चालक की लंबाई, ठीक है, तार जो होगा बच्चों उसकी लंबाई पर भी डिपेंड करता है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका जो क्षेत्रफल क्या होता है उस पर भी डिपेंड करता है, और उसके पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है प्रतिरोध। ठीक है, तो आप आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा से यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का हमें 3 गुण लिखना है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, पहला गुण है ये बंद वक्र बनाता है। ठीक है, ये बंद वक्र बनाता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जा रहा है। देखिए चारों तरफ से बंद है, इस लूप में इसमें घुसने का कोई रास्ता है नहीं ना, क्योंकि ये बंद लूप बनाता है। उसके बाद देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस और वहाँ रखा कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। यानी कि देखिए बच्चों यहाँ का सबसे जो लाइन है ये घना होता है, घनी होता है। यानी कि देखिए इस तरह से जब करंट जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर जितना सामने वाला जो लाइन है ये पूरा घना है, जितना दूर होते जाएगा तो इस तरह से डिस्टेंस भी ये लाइन का बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है बच्चों? तो देखिए मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में बच्चों मैग्नीशियम जो होता है उसके ऊपर एक परत जम जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो जलता अच्छा से नहीं है। किस चीज़ का? तो ऑक्साइड का एक परत जम जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जम जाता है, जिसके कारण उससे वो जलेगा नहीं। इसी को जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर सतह पर जमा करता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल या फिर सरेस पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से सहयोग कर सके, यानी कि आसानी से ये जल सके। ठीक है बच्चों, आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो बच्चों पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं उसमें खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। दही हो गए, जो भी हो गए, खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए? तो देखिए दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, खट्टे पदार्थ में अम्ल की मात्रा होती है, और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं
हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिससे क्या होता है, अतः ऐसे पदार्थों में तांबे के बर्तन में रखा जाता है। जब तांबे के बर्तन में रखेंगे तो अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन जो है वो संक्षारित हो जाता है, यानी कि जो सामान है बच्चों, अगर दही रखेंगे तो उसमें समझिए विष की तरह हो जाएगा, उसमें उसे खाने से तबीयत खराब हो जाएगा, वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और बर्तन भी संक्षारित हो जाता है। तो यहाँ तक समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। तो खनिज और अयस्क में क्या अंतर है वो हमें स्पष्ट करना है। तो देखिए उत्तर, खनिज एवं अयस्क में अंतर। पहला पॉइंट, खनिज भूपटलीय में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं, यानी कि भूमि के अंदर भूपटलीय में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से जो तत्व यौगिक है उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। जितना भी खनिज होता है बच्चों, जितना ढेर सारा खनिज होता है, तो सभी खनिज से धातु नहीं मिलता है, सभी खनिज में धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। खनिज जो है, जितना भी खनिज है वो अयस्क नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखिए अब अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिससे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि धातु को बहुत ही आसानी से निकाला जा सके और कम पैसा में उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। जितना भी अयस्क होता है सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण हो सकता है, लेकिन सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। यहाँ तक समझ गए। सभी अयस्क खनिज हैं ये सही बात है, लेकिन सभी खनिज अयस्क हैं ये गलत बात है। ठीक है बच्चों, क्योंकि सभी खनिज से क्या है कि धातु का निष्कर्षण नहीं होता, लेकिन सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण होता है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, कारण बताएं। तांबा का जो बर्तन होता है बच्चों, उसमें जो है हरा हरा परत जम जाता है, बहुत दिन बाहर रहने पर हवा से उसमें हरे रंग का परत जम जाता है, तो उसे साफ करने के लिए बच्चों नींबू या फिर इमली के रस यानी खट्टा का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, तांबे पर क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाते हैं। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट का हरा परत बन जाता है, जिसके कारण उसका मलिन हो जाता है, जिसके कारण उसका रंग जो है मलिन हो जाता है। जब तांबे से मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो नींबू या इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है। कॉपर कार्बोनेट जो होता है बच्चों वो नेचर में क्षारकीय होता है, और नींबू और इमली जो है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, जिससे वो दोनों अभिक्रिया करके क्या करता है, तांबे के बर्तन से अलग कर देता है कॉपर कार्बोनेट को। ठीक है, जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगता है। खट्टे पदार्थ क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए जो है यहाँ पे कारण पूछ रहा था, तो यही कारण है कि जो क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट को अम्ल उसके साथ अभिक्रिया करके उसे बर्तन से साफ कर देता है और बर्तन चमकने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं बच्चों उसमें लार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, इसकी क्या भूमिका है वही हमें बताना है। तो मानव के मुख में 3 जोड़े लाला ग्रंथि होते हैं। ठीक है, 3 जोड़े लाला ग्रंथि होते हैं। इसमें उत्पन्न होने वाले रस लार कहलाता है। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम टायरलिन कहलाता है। ठीक है, टायरलिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है, उसको क्या करता है, मल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित हो जाता है, जिसके कारण जो है भोजन जो है बहुत ही आसानी से पाचन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आपको बच्चों 10 क्वेश्चंस कराए हैं 3 अंकों वाला,
जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम आपके लिए एसएसटी का भी सभी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।